अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कनेक्टेड पाकिस्तानी शो और मैं हूं आपका होस्ट मुनिम बातून। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, नाम है उनका अल्ताफ अहमद आमिर साहब। और अल्ताफ अहमद साहब कौन है, क्या करते हैं, इसके बारे में उनसे तफसील से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं उनके बारे में एक ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ, तो अल्ताफ साहब जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं, इसके साथ साथ वो राइटर हैं और ट्रैवलर हैं। और इसके साथ साथ ये एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। तो बगैर किसी ताखीर के आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अल्ताफ अहमद आमिर साहब को अपने शो में खुश आमदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सैयद मुनीम साहब आपका और कनेक्टिंग पाकिस्तानी आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। जजाकल्ला। सर, ये आपका बड़ा माना है कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ हमारे शो में लाइव मौजूद है। अच्छा, आप एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड हैं, इस हवाले से मैं कुछ सवालात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप जो हैं हमें थोड़ा सा अपना जो है बैकग्राउंड बताएं एजुकेशन का, कि आपने कहाँ कहाँ से किस किस शोबे में तालीम हासिल की, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको जान। अच्छा जी, मुदन्ना साहब, मैंने मलकवाल से ही मैट्रिक किया। जब मैंने मैट्रिक किया तो उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मेरिट किसे कहते हैं। ठीक है, जब मैट्रिक का इम्तिहान मैंने दिया तो रिजल्ट आया तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी मेरा फलां कॉलेज का मेरिट बन गया, फलां कॉलेज का मेरिट बन गया। तो मुझे ये भी पता नहीं होता था कि मेरिट किसे कहते हैं। लेकिन ए ग्रेड में पास होने के बाद मुझे फिर हालांकि साइंस थी मेरी, बस इतना ही सुन रखा था कि एक बड़ी साइंस और निक्की साइंस होती है, और एफएससी और एफए में डिफरेंस का भी पता नहीं था। तो लेकिन ये मुझे उन दिनों में एक बड़े ही शफीक उस्ताद मुझे मिले, मोहतरम जाहिद इकबाल साहब। उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे मैथ और फिजिक्स की किताबें दी। तो मैं ये समझा शुरू में कि शायद जो फर्स्ट ईयर जो कॉलेज में क्लास होती है उसमें किताबें यही होती हैं। दूसरे लफ्जों में मुझे एफएससी और एफए के डिफरेंस का भी पता नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े भाई की तरह एक गाइड किया। और एफएससी मैंने फिर मलकवाल से किया। यहाँ पे टीचर्स की कमी थी, साइंस की टीचर्स की, तो फिर मुझे मलकवाल से फिर गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा जाना पड़ा। वहां से मैंने बीएससी किया। तो बीएससी के करने के बाद फौरन उसके बाद मैं आगे रेगुलर पढ़ना चाहता था, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से मैं आगे रेगुलर ना पढ़ सका। तो फौरन बीएससी के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैथ और फिजिक्स मैंने पढ़ाया। तो एक तो मुझे शौक भी था पढ़ाने का, क्योंकि मैं अपने टीचर से बड़ा इंस्पायर था, और जिस तरह से उनका मेथड था पढ़ाने का, जो उनका तरीक़ाकार था, उसी तरीके से मैंने भी ऐसे टीचिंग प्रोफेशन का आगाज़ किया। मेरे ज़हन में बिल्कुल इससे पैसा कमाने की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ठीक है कि मुझे ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं था कि हमने इसको बहुत ज़्यादा कोई पैसा कमाना है, सिर्फ़ ज़रूरत के तहत हो जाए, इतना ही मेरे माइंड में होता था। इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। मुझे याद है कि जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, तो मुझे पहली जो पे मिली थी 98 में, वो ₹1200 थी। तो वहाँ से मेरा टीचिंग का इस तरह से आगाज़ हुआ। फिर पढ़ाने के साथ-साथ मैंने ये सोचा कि 2 3-4 साल पढ़ाने के बाद एक अपना एक इंस्टीट्यूशन हो, तो वहाँ पे मैंने 1-2 दोस्तों के साथ मिलके फिर एक अपना इदारा बनाया। साथ ये भी महसूस हुआ कि ठीक है कि अपनी जो है जो क्वालिफ़िकेशन है इसको भी मज़ीद बढ़ाना की चाहिए, क्योंकि आप जब एजुकेशन के फ़ील्ड में हैं तो आपके लिए फिर ज़ाहिर है ये बड़ा मैटर करता है कि आपने अपनी जो स्टडीज़ उसको भी जारी रखना है। पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर प्राइवेटली जो था वो एमए हिस्ट्री किया। लकीली मैं ये समझता हूँ कि जिस साल मैंने एमए हिस्ट्री किया, शायद उस इम्तिहान में बहुत सारे ने पढ़ा नहीं था जितने भी कैंडिडेट्स थे, और मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन आ गई। फिर इस बुनियाद के ऊपर मुझे फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एमफिल करने का मौका मिला। तो मैंने फिर 2 साल के लिए लाहौर चला गया, वहाँ से मैंने एमफिल किया हिस्ट्री में। वहीं से फिर रिसर्च वर्क सीखा, और बड़े अच्छे टीचर्स वहाँ पे मुझे डॉक्टर ताहिर कामरान साहब जैसे और इरफान वहीद उस्मानी जैसे मिले। तो इस तरह से टीचिंग की फील्ड में तो मैं बड़े स्टार्ट में आ गया। लेकिन ये है कि साथ-साथ फिर अपनी एजुकेशन भी करता रहा और पढ़ाता भी रहा। तो मुसलसल फिर इस तरह से पढ़ाते हुए ये कह लें कि अब 22 साल तकरीबन हो चुके हैं, और माशाल्लाह। इसी प्रोफ़ेशन में चल रहे हैं। जी। जबरदस्त, आप 22 साल से पिछले एजुकेशन के फील्ड से आपका ताल्लुक है। जी। अच्छा, एजुकेशन की फील्ड से आपका ताल्लुक है और आपने पिछले 22 साल से आप टीचिंग की फील्ड से आपका जो है वो रिलेशन चल रहा है। आप क्या वजह समझते हैं कि हम लोग आज तक क्यों जो है ना वो न्यूटन नहीं पैदा कर सके, क्यों जो है हम ऐसा साइंसदान नहीं पैदा कर सके जो जाके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन, क्या वजह क्या है आपके लिहाज से, बेसिक वजह क्या है अगर ग्रास रूट लेवल से बात की जाए।
सैयद मुन्ना साहब, जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि न्यूटन जैसे माइंड जो है वो पैदा हों रिसर्च वर्क वाले, क्योंकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है बदकिस्मती से जो पीछे चलता आ रहा है वो इस तरह का है कि आपको आपका जो लायकी और नालायकी है वो इस चीज़ के ऊपर की जाती है कि आपका रट्टा कितना ज़बरदस्त तेज़ है। आप जो है वो नंबर आपके कितने ज़्यादा आते हैं और नंबर आपके रटा से आते हैं। आप हम और हमेशा हर जगह पे हर इंस्टीट्यूशन में इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि आपका रटा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। इवन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से सफ़े के ऊपर ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे लिखा होता है, क्या कहाँ पे था। तो इतना मतलब रटा तेज़ जिसका होता है तो वही बोर्ड भी टॉप करता नहीं। और फिर ये इनकरेज नहीं किया जाता कि चलें आपको आपको अगर एक किसी भी टॉपिक की अगर बहुत अच्छी समझ आ गई है तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख दें। आप अपने अल्फाज में अगर लिखते हैं तो फिर चेक करने वाले जो हैं वो भी देखते हैं कि ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, बदकिस्मती से ऐसा होता है। तो जब इस चीज़ को हम इनकरेज ही नहीं करते, तो फिर किस तरह से न्यूटन और इस तरह से आइंस्टाइन जो है वो माइंड जो है वो पैदा बेसिकली रिसर्च वर्क वाला या वो माइंड जो वो बच्चे के अंदर जो स्किल्स होती हैं, उनको इनकरेज किया ही नहीं जाता। हमारे हर लेवल के ऊपर हम जब 9th-10th में आते हैं, तो हमें यही कहा जाता है कि जी आप बड़े अच्छे नंबर जब आप नहीं लेंगे, तो आपको किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होएगा। आप कॉलेज में चले जाएँ, वहाँ पे जी आपका फिर ज़ाहिर है एफएससी में एडमिशन होगा। कॉलेज में चले जाएँ, तो फिर आपको वहाँ पे इस दौड़ में लगा दिया जाता है कि जी आपने डॉक्टर बनना है तो आपके इतने नंबर होने चाहिए, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपका फलां यूईटी का मेरिट नहीं बनेगा, आपके इतने नंबर होने चाहिए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर कि उसके अंदर जो है वो अपने पास से कोई काम करना, एक रिसर्च वर्क करना, उसको तो कभी भी इनकरेज नहीं किया जाता। शायद ये बहुत एक बड़ी रीज़न है पीछे रहने की हम कि इस तरह का कोई माइंड नहीं होता। आप देख लें जितने भी बच्चे होते हैं उनमें एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिकली उसके बाद यही होता है कि हम जब डॉक्टर बन जाएँगे, इंजीनियर बन जाएँगे तो हमें बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, उनके माइंड में वो जॉब चल रही होती है। जो पेरेंट्स होते हैं वो भी यही समझते हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो बड़े अच्छे नंबर ले जाएगा तो ज़ाहिर है किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर चले जाएगा। ये नहीं सोचते कि उस बच्चे के अंदर बड़ी स्किल्स थी और भी अगर वो ये रटा ना भी लगाए अगर वो मीडियाकर भी रहे तो फिर भी अगर इसके अंदर जो स्किल्स हैं अगर उनको डेवलप अगर वो करे तो वो किसी भी फील्ड में जिसमें वो जो उसका इंटरेस्ट है तो वो बहुत आगे निकल सकता है। तो बेसिकली ये एक चीज़ कि हमने डॉक्टरी बनना है, हमने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कंप्यूटर फील्ड में, ये 2-3 फील्ड्स हैं। बस इसी चीज़ को सामने रख के एक रट्टे वाला काम हो रहा है तो ये माइंड इस तरह के पैदा नहीं हो रहे। तो मुझे तो यही समझ है 20 सालों, 22 सालों में पढ़ाते हुए मैंने यही देखा कि जिस बच्चे का रट्टा बड़ा तेज़ होता है, हम उसको कहते हैं कि वो बड़ा ज़हीन है। अच्छा, जो मीडियाकर होते हैं, कम नंबर रह जाते हैं, हम उनको क्योंकि नंबरों के ऊपर हम वो रट्टे बेस के ऊपर उसकी ज़हानत को परख रहे होते हैं ना, तो उसको ये कहा जाता है ये मीडियाकर है जी, इसके नंबर कम आ गए। लेकिन हकीकत में ये होता है कि जो मुझे मौका मिला ये सारी चीज़ ऑब्ज़र्व करने का कि जो बड़े-बड़े नंबर लेके जाते हैं, वो आगे चल के बहुत अच्छा मुकाम बहुत कम इनमें ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वो कामयाब होते हैं। लेकिन जो मीडियाकर्स होते हैं, वो उनमें इतनी स्किल्स होती हैं कि वो किसी भी शोबे में जाते हैं, तो वहाँ पे अपना नाम पैदा कर लेते हैं। तो बेसिकली हम हमारा जो तालीमी निज़ाम है, उसमें एक रट्टा जो है, उसको इनकरेज किया जाता है और जो अपने पास से आपने कोई काम करना है, क्रिएटिव काम करना है, उसको डिस्करेज किया जाता है। यही वजह है कि हम में वो कोई और जो है वो अब्दुल सलाम नहीं आ रहा, कोई और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं आ रहे। तो बेसिक जो मेरे ख्याल में रीज़न है, वो यही है। सही। बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा ये बताएँ आपने कहा कि इस सिस्टम के अंदर जो है आपने सबसे पहले बात की कि इस तरह का मुमकिन ही नहीं है, क्यों? हमारा सिस्टम ऐसा क्यों खराब है कि आपने पहले ही आप क्योंकि आप इस फील्ड से 22 साल से आप इससे रिलेट हैं, आपने क्यों ऐसा कहा? क्या इसकी वजह है? असल रीज़न क्या है कि आपने पहले छूटते कह दी कि ये मुमकिन ही नहीं कि इस जो है सिस्टम से वो एक तरह की प्रोडक्ट निकले। जबकि अगर मैं देखूँ इसके बरक्स कि अगर मैं बोर्ड का रिजल्ट देखूँ तो 1050 में से बच्चे ले रहे हैं 1049 नंबर, 48 नंबर। लेकिन 1 नंबर कट रहा है, 2 नंबर कट रहे हैं, उर्दू में पूरे आ रहे हैं, इंग्लिश में पूरे आ रहे हैं। मुझे नहीं आज तक याद कि हमारी क्लास में किसी की भी उर्दू में से ना 100 में से 90 नंबर भी आए हों। तो टीचर 1-2 नंबर तो वैसे काट लेता था, नहीं भी उर्दू में तो नंबर आते ही नहीं। अब उर्दू में 100 बाय 100 किस तरह आ रहे हैं? इंग्लिश में चलो 100 बाय 100 मैथ में आते थे, फिजिक्स में आते थे, इस तरह के सब्जेक्ट में जिसमें आपके चीज़ लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में उर्दू, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप किस तरह जो है 100 बाय 100 नंबर ले रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है। हम क्यों आज तक वो रट्टा सिस्टम ही क्यों चला रहे हैं? हम जो है वो इस तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्यों नहीं काम कर रहे?
क्या वजह है इसकी? देखिए मुनीर साहब, ये यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक अलमिया है ना, कि आप जो हैं हर चीज़ को इस चीज़ के ऊपर परख रहे हैं कि अगर आपके नंबर नहीं आएंगे तो आप किसी फील्ड में कामयाब हो नहीं सकते। आप देखें एक क्लास में अगर फर्स्ट के 50 स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें जो वो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे नंबर लेने वाले होते हैं, वो कितने नंबर होते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 7 यही होते हैं। बाकी जो आपके पास 45 बच्चे हैं, ये 40 हैं, वो तो मीडियाकर्स होते हैं। हमने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं है कि ये बच्चे जिंदगी में क्या करेंगे, क्योंकि हमने उनके अंदर जो स्किल्स हैं या वो जो वो करना चाहते हैं उसके ऊपर तो कभी हमने गौर ही नहीं किया। हमारा तालीमी निज़ाम इस तरह का बन चुका कि हमने एक बच्चे की लायकी जो है वो सिर्फ एक बात के ऊपर परखी है कि वो नंबर उसके कितने हैं। ये नहीं देखा कि अगर उसके नंबर कम थे तो फिर भी वो जिंदगी में कामयाब हो सकता था। अब ये आप बात कर रहे थे कि हमारा जो उर्दू का सब्जेक्ट है उसमें भी 90 से अबव मार्क्स आ रहे हैं। अब देखें, आज से कोई 15 साल पहले जो पेपर्स होते थे मोस्टली वो सब्जेक्टिव टाइप के होते थे। अब जब अब सब्जेक्टिव मोस्टली होते 75% टू 80% सब्जेक्टिव होते थे, और 20% या 25% जो होते वो ऑब्जेक्टिव होते थे, तो उसमें आपको आपको लिखने की स्किल आती थी, आप लिख सकते थे। आपकी राइटिंग जो है उसको बड़ा कंसिडर किया जाता था। तो इस तरह से बच्चे जो है वो लिखने वाले पैदा हो सकते थे, यानी बहुत अच्छा क्रिएटिव काम करने वाले भी हो सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वक्त के साथ वो जो सब्जेक्टिव था वो पार्ट खत्म होता गया और ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ गया। और आज आप देख लें कि कोई भी इम्तिहान है वो सारे का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपने टिक करनी है, आपकी राइटिंग जिस तरह की मर्जी हो। तो फिर उसमें एक ही चीज देखी जा रही है ना, आपका रटा सिस्टम, कि आपका रटा कितना मजबूत है, आप कितना टॉप लेवल की जो चीज याद कर सकते हैं। और बेसिक उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, यही है कि ये फलां जगह का मेरिट बन जाए। मेरा फलां जगह का मेरिट बन गया तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, इंसान जैसा भी बन जाऊंगा, ये कोई मैटर नहीं करता। हमने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया हुआ है कि बस ये हमारा फलां जगह का, फलां कॉलेज यूनिवर्सिटी का मेरिट बन जाए। बेशुमार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके आप उनसे बात करना चाहें तो उनको बात करने का पता नहीं, तरबियत नहीं हुई। जहां पे तरबियत का फुकदान हो जाएगा ना, फिर वहां पे यही यही चीजें आएंगी। फिर दूसरा, इतना आपने लेवल डाउन कर लिया कि आपने छोटी छोटी चीज के ऊपर भी इतने ज्यादा मार्क्स देने शुरू कर दिए और सब्जेक्टिव पार्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया। देखिए हम फिर ये कहते हैं कि हमें फिर क्यों अशफाक अहमद और बानो कुदसिया जैसे लोग पैदा नहीं होते, क्यों अमजद इस्लाम अमजद जैसे लोग पैदा नहीं होते। देखिए ना, आपने जब लिखने को ही खत्म करके रख दिया सोसाइटी से, तो किस तरह से इस तरह के लोग आएंगे। तो मेटीरियलिस्टिक चीज को करते गए हम, आहिस्ता आहिस्ता टिक मार्क के ऊपर करते। अब आज जदीद तारीख देख लें आप, जितना सिस्टम है वो सारे का सारा टिक बेस के ऊपर ही है। आपकी राइटिंग हो या ना हो, क्रिएटिव काम तो हो ही नहीं रहा इसके ऊपर। तो ये बेसिक रीजन है, मेरा ये ख्याल है कि तालीमी मायार को डाउन करने की। जबकि इनकरेज तो इस चीज को करना चाहिए था कि अगर आपके नंबर कम भी हैं, आप कोई एक असाइनमेंट दे देते स्कूल में और बच्चों को इनकरेज कर दे कि आप इस ये जो यहाँ तक हो चुका है। जैसे न्यूटन के 3 कवानीन है फिजिक्स के अंदर। अब उन 3 कवानीन को जितना जबरदस्त किस्म का रट्टा लगा के आप पास को आपकी काबिलियत शो हो जाती है। वो 3 तो हो चुके, आपने इससे आगे क्या किया, इसके आगे क्या सोचा? कभी किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में हमारे तालीमी निज़ाम में क्या यह काम करवाया जाता है? नहीं करवाया जाता। यही वजह है कि हम तालीमी निज़ाम में दूसरे ममालिक से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। फिनलैंड दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम फिनलैंड का है, फिर इंग्लैंड, अमेरिका का, आप या यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक का है। तो आप अगर गौर करें तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बच्चों को बड़ी अर्ली स्टेज के अंदर ही इस चीज़ को इस ये परखा जाता है कि इन बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, किस चीज़ में। अब हमारे यहाँ क्या है, हम देख लें कि आप जितने भी कोई बच्चा हमारे पास पढ़ रहा हो, हमारा जो एक ही निज़ाम चल रहा है, हमने मैट्रिक तक एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, एक ही हिसाब से चलते जाना है। फिर आगे हमारा कोई इंटरेस्ट है या नहीं साइंस के अंदर। मोस्टली पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो साइंस ही पढ़े, कंप्यूटर फील्ड में ही जाए, आर्ट्स फील्ड में। आप अब देखें कितनी रेशो है आर्ट्स फील्ड में जाने वाले बच्चों की। तो बहुत। क्या वो एक अलग से प्रोफेशन नहीं है? तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि एक फर्ज करें कि एक प्राइमरी सेक्शन के ऊपर जो एक बच्चे जो हैं वो तकरीबन, अगर 5 लाख बच्चे जो हैं वो एडमिशन होते हैं, तो उन 5 लाख में से सिर्फ 20,000 ऐसे होते हैं जिनको साइंस के अंदर इंटरेस्ट होता है मैट्रिक लेवल के ऊपर। और ऐसे ही मतलब आप अंदाजा लगाएं तो वो बाकी सारे तो आर्ट्स वाले होते हैं। उन आर्ट्स वाले वो किस फील्ड में जाते हैं, हमने कभी उनके ऊपर गौर किया? तो बेसिकली एजुकेशन का जो मकसद है हम उससे ही हट के रह गए। एजुकेशन क्या है? बेहतर यह है कि एक अच्छा इंसान बनाया जाए। नंबर बेशक कम हो, उसको मैनर सिखाया जाए कि आपने जिंदगी में किस तरह से चलना है। मैं तो इस तरीके से लेता हूँ कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 5 6 7 मेरिट बना जाते हैं, हम बाकी 42 43 जो होते हैं, कभी उनके ऊपर गौर किया कि आंदे जिंदगी के अंदर उन्होंने किस तरह की जिंदगी गुजारी?
जिंदगी तो उन्होंने भी गुजारनी होती है, वो उन्होंने भी अपनी लाइफ चलनी है। और आप देख लें, अगर आप अपने क्लास वालों का मतलब सब देख लें, आप क्लास में अगर 50 स्टूडेंट से 5 साल लाइक होंगे, तो बाकी जो बंदे वो भी अपनी अपनी जगह पे तो सेट होंगे, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। उनको बेसिक चीज की क्या जरूरत होती है, बेसिक चीज की हमें ये जरूरत होती है कि उनके अंदर जो है वो मैनर डेवलप किए जाएं, उनके अंदर जो पैशन है वो क्या करना चाहते हैं, वो खुद क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर जो है वो जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से किसी फील्ड के अंदर जाएंगे जिसमें उनको इंटरेस्ट होएगा, तो वो बेहतर उनकी कारकर्दगी होगी, बजाय इसके कि हम अपने खुद से ठोंस दें उनके ऊपर अपने फील्ड से। ज्यादा बेहतर से उसमें कारकर्दगी दिखाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जितना यानी कि सिर्फ ये बात मैं आपकी इस बात से बिल्कुल जो है ना इत्तेफाक करता हूँ कि आजकल हम जो है इल्म हासिल कर रहे हैं, तरबियत से हम जो है दूर होते जा रहे हैं, और हमें उस्तादों की इज्जत करना जो है ना वो भूल चुका है कि उस्तादों की इज्जत किस तरह की जाती है। मैं अगर जरा 10 साल पीछे, ज्यादा अरसा नहीं, 10 साल में पीछे चले जाए ना आप, तो वो लोग जो उस्तादों की इज्जत करते थे वो आज के बच्चे इज्जत नहीं करते। उन्हें उन्हें पता है बच्चों को जी घर से भेजा है वडेरे ने, और वडेरे ने ये कहा हुआ है जो कोई टीचर तुम्हें अगर डांटे भी सही तो बस आके मुझे बताना, मैं केस कर दूँ। पैसा आ गया लोगों के पास, जो जो है ना एक्चुअली जिसे तरबियत करते हैं उससे हम दूर होते जा रहे हैं। यानी कि ये पेरेंट्स बड़ी बच्चे को जो है इस तरह उसका माइंड सेट कर रहे हैं कि बेटा अगर टीचर आपको डांटे तो आपने मेरे पास आ जाना है। और मैं अगर पीछे चला जाऊं तो उस्ताद के पास पेरेंट्स जाया करते थे कि खाल आपकी, चमड़ी आपकी, हड्डियां हमारी। ठीक है, अब ये बच्चों मैंने को सब देखकर आपने डांटते थे, और उस्ताद मारा नहीं करते थे। एक डर होता था, सिर्फ उस्ताद का खौफ होता था, और उस खौफ से बच्चे जो है पढ़ा भी करते थे और इज्जत भी किया करते थे। मैंने बड़े बड़े घरों के बच्चों को ऐसा देखा कि वो अपने उस्ताद की इज्जत ऐसे करते हैं जैसे वो अपने वालिदैन की इज्जत करते हों। सैयद मनोज साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। बिल्कुल ऐसे ही है, एक मटेरियलिस्टिक दौर आ चुका है। लोग ये समझते हैं कि हमने जब पैसे दे दिए उनको, टीचर्स को हमने पे कर दिया, तो फिर अब जो मर्जी हम टीचर्स को कहें और बच्चों के सामने टीचर्स की इंसल्ट करते रहें, तो नहीं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जैसे आपने बात की कि पहले टीचर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, वो चीज़ होती थी। तो हम एक एक और मुझे बड़ी मैंने समझ नहीं आती कि हम पहले जब बात करते हैं तो लोग ये इतराज करते हैं, जो पहले जो टीचर होते थे वो पैसे नहीं लेते थे जी, फ्री पढ़ाते थे, तो इसलिए उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। तो आज जो टीचर्स हैं वो पैसे लेते हैं, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं कभी कभी इस बात के ऊपर बड़ा हैरान होता हूँ कि हम लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि हम अपनी मायरे जिंदगी को तो बड़े बुलंद से बुलंद करना चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां तो बनाना चाहते हैं, लेकिन एक टीचर की जिंदगी को पता नहीं क्यों हम ये कहते हैं कि एक टीचर जो है वो एक साइकिल के ऊपर ही घूमता फिरता रहे पूरी जिंदगी, तो वो ठीक है। हम उसको जो है फिर ऊपर से ये कहते हैं कि हाँ वो, यानी उसका मायरा जिंदगी बुलंद नहीं होना चाहिए। दूसरी ये चीज हुई कि टीचर जो है उसको तो पे किया ही नहीं जा सकता। देखें क्या जो उसकी सर्विसेज होती हैं, जितना उसका एक ये कह लें कि मुकाम है, टीचर को तो कभी पे नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्यों हम पैसे दे के तो ये समझते हैं कि हमने जो भी अब बात सुना लेंगे, तो वो रिस्पेक्ट का वो लेवल नहीं रहा। मुझे याद है आज से कोई 12-14 साल पहले की बात है कि अभी वो हमारे इलाके में एक बड़े मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं। जब वो पढ़ रहे थे हमारे पास, तो एक दिन उनके वालिद साहब आए और उन्होंने फी दी। तो जो बच्चा वो पढ़ रहा था हमारे पास, जो अब डॉक्टर हैं, तो हमने कहा जी कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है माशाल्लाह, ये तो बड़ा ज़हीन बच्चा है, तो इसकी फी हो भी ना हुई। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उनके वालिद साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि नहीं सर, मैं तो है अपने बच्चे के, जो मेरे जो आप टीचर हैं, हम तो आप लोगों को पे कर ही नहीं सकते। मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि आज जो फ्रूट मैंने अपने बच्चों के लिए घर के लिए लेके जाना था, प्लीज आप अपने बच्चों के लिए ले जाइएगा। अब देखें कितने खूबसूरत अंदाज से एक रिस्पेक्ट के वे में उन्होंने ये बात की। तो जब इस तरह के बाप या पेरेंट्स या वालदेन होते हैं, तो फिर उन्हीं की औलादें जो होती हैं वो बड़े कामयाब और अच्छे इंसान और डॉक्टर्स इस लेवल की पोजीशन के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को वो रिस्पेक्ट देने को तैयार ही नहीं होते। आज छोटी सी एक शिकायत चली जाए घर में, आम स्कूलों के अंदर जो होता है, आपने गवर्नमेंट का हाल देखा, प्राइवेट सेक्टर का हाल देखें, एक बच्चा छोटी सी शिकायत लेके चला जाए कि टीचर ने हमें फलां जो है, हमारी टीचर ने इस बात के ऊपर हमें डांटा है, तो घर से जो है वो माशाल्लाह वालिद साहब और वालदा साहब जो है वो स्कूल में पहुंच जाते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को ये क्यों कहा, इसके ऊपर तो बड़ा बुरा असर पड़ता है, इसके कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा अगर आपने इसको थोड़ा सा समझाया है, डांटा है। फिर इस किस्म के जो बच्चे होते हैं, जाहिर है फिर ये जनरेशन जो आगे निकलेगी, तो आप अंदाजा लगाएं कि उसका हाल क्या होगा।
तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो टीचर की ड्यू रिस्पेक्ट है, उसका बड़ा ख़्याल अच्छा, रखा जाए। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, जी, जी। अल्ताफ साहब, ये क्यों इस तरह की हमारी नेचर बनती जा रही है कि हम जो है टीचर्स को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि टीचर हमारे बच्चों को डांटे। अच्छा, ये एक इस तरह की बात है कि शायद हमारा इल्म जो है वो अधूरा रह गया हुआ है, इस वजह से हम डाँट ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखें, जो पहले होता था, पहले आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब बच्चे को एडमिशन करवा रहे थे स्कूल में, तो यही कहते थे कि ये अब आपके अल्लाह के हवाले और आपके हवाले, अब आपने इसको, अब टीचर डांटते थे, मारते थे, फिर भी इस तरह से, क्योंकि कोई भी टीचर जो है वो बच्चे उसके लिए अपने बच्चों जैसे ही होते हैं, कोई भी इतना ज़ालिम टीचर नहीं होता कि वो बच्चों को मारे। अब उसका जो डाँट और डपट होती है, वो सिर्फ़ इसलिए होती है कि बच्चे को एक सही डायरेक्शन के ऊपर चलाया जा सके, उसकी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। थोड़ा-सा उसको एक डर का जो एलिमेंट होता है, वो रखा जाता है। तो लेकिन आजकल क्या हुआ कि आजकल जो है, पहली बात ये की जाती है कि जो टीचर है वो थोड़ा-सा भी डाँटेगा तो आप उसी वक़्त बात बताएँगे। आप डेफ़िनिटली नहीं मारना चाहिए, ये पहली बात है कि मारना नहीं चाहिए। मार तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मार वो होती है जो आप लफ्ज़ों की मार दे रहे होते हैं। एक मार वो होती है जो आप उनको रिस्पेक्ट ना दे के दे रहे होते हैं। तो ये जो पेरेंट्स की तरफ से एक टीचर के बारे में ये रवैया होता है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे तालीम में ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान में, और क्योंकि देखें, बच्चे ने 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहना है, बाकी घर पे रहना है, दोनों ही तरबियत अच्छी अंदाज़ से करने की कोशिश करें, तो कोई वजह नहीं है कि यही जनरेशन जो आने वाली होएगी वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जनरेशन होएगी, और वही बच्चे जो हैं वो बड़े बाअखलाक होंगे, वही वेल मैनर्ड होंगे। तो तालीम जो है वो नंबरों के साथ-साथ इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत है कि बच्चों के अंदर अच्छे मैनर्स हों। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आज आप हमारे शो में लाइव मौजूद रहे। आज का सेशन यहीं पे इख्तिताम करेंगे, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और आखिर में एक इम्पोर्टेंट मैसेज तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, ऐसे तमाम अफराद जिनके यहाँ करीब शादी होने वाली है, बराए करम शादी से पहले अपना और अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि आज एक छोटी सी एहतियात आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।